हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट से रिलेटेड आपका एक कोर्स है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स। उसी से रिलेटेड आपका टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, मतलब जो आपका कृषि प्रणाली है, कृषि प्रणाली के घटक आपके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका फार्मिंग सिस्टम है उसका मतलब क्या होता है। तो अ फार्मिंग सिस्टम रिफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फार्म इंटरप्राइजेज सच एज क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा, which are interrelated and interact with each other to optimize the use of available resources for sustainable productivity, profitability and livelihood security। तो अगर हम बात करें फार्मिंग सिस्टम की, बात करें कृषि प्रणाली की, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है। कृषि प्रणाली में आपका जैसे आप फसलों का प्रोडक्शन करना, मतलब फसलें उगाना, पशुधन मतलब जो आपका लाइव स्टॉक होता है, लाइव स्टॉक को रखना, मुर्गी पालन मतलब जो आपका पोल्ट्री प्रोडक्शन होता है, मत्स्य पालन का मतलब जो आपका फिशरी प्रोडक्शन होता है या जिसको हम लोग एक्वाकल्चर बोलते हैं, या वानिकी जिसको हम लोग फॉरेस्ट्री बोलते हैं, आदि जैसे कृषि उद्यमों के जो संयोजन होता है, जो इंटीग्रेशन होता है, उसको दर्शाने का काम कौन करता है? आपका फार्मिंग सिस्टम, आपका कृषि प्रणाली करता है, जो परस्पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होते हैं, को रिलेट होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं। तो परस्पर में ये आपस में जुड़े होते हैं और स्थायी उत्पादकता, लाभप्रदता और आजीविका सुरक्षा मतलब लाइवलीहुड सिक्योरिटी, आजीविका सुरक्षा के लिए उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने हेतु एक दूसरे के साथ परस्पर कहीं ना कहीं क्रिया करने का काम करते हैं। तो जो आपका फार्मिंग सिस्टम है ये कहीं ना कहीं जो एक सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी होता है, तो सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं एक टिकाऊ उत्पादकता, स्थायी उत्पादकता बनाने का काम करता है। लाभप्रदता मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट भी जनरेट करने का काम करता है आपका कौन? फार्मिंग सिस्टम। और जो आपका लाइवलीहुड, जो आपका आजीविका होता है, उसको भी सुरक्षित करने का काम हमारा फार्मिंग सिस्टम करता है। इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच इंटीग्रेटिंग नेचुरल, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर एफिशिएंट यूज़। तो यह एक समग्र दृष्टिकोण है और कुशल उपयोग के लिए प्राकृतिक, मानवीय और आर्थिक संसाधनों को इंटीग्रेट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो अगर हम मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कृषि प्रणाली के जो प्रमुख घटक हैं वो आपके कौन कौन से हैं। तो फार्मिंग सिस्टम्स इंक्लूड बायोफिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंपोनेंट्स दैट इंटरएक्ट डायनेमिकली। तो कहीं ना कहीं जो आपके फार्मिंग सिस्टम के जो कंपोनेंट है कृषि प्रणालियों में, जैव भौतिक जिसको हम लोग बायोफिजिकल बोलते हैं, जैव भौतिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और जो सोशल कंपोनेंट्स हैं, सामाजिक घटक इसमें आपके शामिल होते हैं, जो गतिशील रूप से कहीं ना कहीं आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, डायनेमिकली कहीं ना कहीं ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो कौन कौन से आपके मेजर कंपोनेंट हैं आपके फार्मिंग सिस्टम के? तो सबसे पहला जो आपका कंपोनेंट है फार्मिंग सिस्टम का, वो आपका कौन सा है? वो है आपका नेचुरल रिसोर्स कंपोनेंट्स। तो सबसे पहला जो आपका कंपोनेंट है फार्मिंग सिस्टम का वो कौन सा है? नेचुरल रिसोर्स कंपोनेंट्स। तो प्राकृतिक संसाधन घटक सबसे पहला नंबर हो गया। इसके बाद जो आपका नंबर बी पर है आपका बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, जो आपके जैविक घटक हैं वो आपके फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत ये भी आते हैं। इसके बाद नंबर सी है आपका ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कंपोनेंट्स। तो मानवीय और जो आपके आर्थिक घटक होते हैं वो भी आपके फार्मिंग कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नंबर डी है आपका सोशियो इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल कंपोनेंट्स। तो सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत जो आपके घटक होते हैं ये भी आपके फार्मिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नंबर ई की अगर हम बात करें, सबसे नंबर लास्ट है आपका वेस्ट रिसाइकलिंग कंपोनेंट्स। तो अपशिष्ट को पुनर्चक्रण करना,
अपशिष्ट पुनर्चक्रण जो आपके घटक हैं वो भी आपके फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला जो आपका कंपोनेंट्स है आपका फार्मिंग सिस्टम का, वो है आपका नेचुरल रिसोर्स कंपोनेंट्स। तो प्राकृतिक संसाधन घटक की अगर हम बात करें तो दीज फॉर्म द बेस रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर फार्मिंग ऑपरेशंस। तो जो आपका नेचुरल रिसोर्स कंपोनेंट है ये कहीं ना कहीं कृषि कार्यों के लिए एक आधारभूत संसाधन का काम करता है। तो इसको कहीं ना कहीं हम अगर बोले तो ये आपका एक बेसिक रिसोर्स है, आपका नेचुरल रिसोर्स कंपोनेंट। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डिफरेंट आपके घटक हैं, डिफरेंट आपके कंपोनेंट्स हैं और उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, उनका फंक्शन क्या है, इसमें आपका दिया हुआ है। तो एक साइड कंपोनेंट्स है, एक साइड आपका डिस्क्रिप्शन है उसका या उसका फंक्शन है। तो सबसे पहला जो आपका कंपोनेंट है वो आपका क्या है, लैंड। तो सबसे पहला जो नेचुरल रिसोर्स कंपोनेंट्स में जो सबसे पहला आपका कंपोनेंट है वो है आपका लैंड। तो लैंड का फंक्शन क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो लैंड क्या करता है, बेसिक रिसोर्स डिटरमाइनिंग क्रॉपिंग पैटर्न इंटरप्राइजेज एंड इंटेंसिटी ऑफ फार्मिंग। तो जो आपका लैंड है, जो आपका सॉइल है, कहीं ना कहीं फसल पैटर्न को डिसाइड करने का काम करता है। आप कौन सा फसल पैटर्न लेंगे, आप कौन कौन सी फसलें एक सीक्वेंस में ग्रो करने का काम करेंगे। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका लैंड आपके पास अवेलेबल है, लैंड जैसा घटक या कंपोनेंट आपके पास अवेलेबल है। कौन सा उद्यम आप उस पर लगाएंगे और कौन सी कितनी इंटेंसिटी में आप फसलें लगाने का काम करेंगे, फार्मिंग करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपका लैंड एक आपका नेचुरल बेसिक रिसोर्स है, एक कंपोनेंट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं वाटर की, तो वाटर क्या है, इसेंशियल फॉर इरिगेशन। तो जो कंपोनेंट आपका वाटर है वो इसेंशियल है किसके लिए, आपका सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइव स्टॉक, जो आपका पशुधन है, जो आपके पशु हैं, उनके लिए आपका वाटर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें एक्वाकल्चर की, आपका जो जलीय कृषि है, कहीं ना कहीं एक्वाकल्चर की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी आपका जो वाटर है वो एक अहम रोल प्ले करने का काम करता है। घरेलू उपयोग के लिए भी आपका जो वाटर है, पानी है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ये कुछ आपके फंक्शन हो गए कंपोनेंट और उसके कुछ फंक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर बात करें तो आपका सॉइल है। तो सॉइल क्या करता है, इट्स फर्टिलिटी, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस क्रॉप ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं जो सॉइल है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी का मतलब जो उसकी उर्वरता है, उसका जो टेक्सचर है, बनावट, और जो उसका स्ट्रक्चर है, संरचना, कहीं ना कहीं जो आपका फसल है उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करने का काम करता है, उसकी उत्पादकता को प्रभावित करने का काम करता है कौन, आपका सॉइल। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट मतलब जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, सनलाइट है एंड विंड इफेक्ट क्रॉप लाइव स्टॉक सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट। तो तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश और हवा फसल पशुधन चयन और प्रबंधन को प्रभावित करने का काम करता है कौन, आपका क्लाइमेट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट सस्टेन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं, जानवर और सूक्ष्म जीव जो पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने का काम करते हैं, बनाए रखते हैं। बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं जैव विविधता बनाए रखते हैं। तो ये आपके जो नेचुरल रिसोर्स कंपोनेंट्स है, ये आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स हो गए, लैंड, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये एक अहम रोल प्ले करते हैं आपका फार्मिंग सिस्टम में। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है आपका फार्मिंग सिस्टम का, वो है आपका बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक घटक। तो दीज आर द प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेज ऑफ द फार्मिंग सिस्टम। तो ये कृषि प्रणाली के लिए उत्पादक उद्यम का काम करते हैं हमारे जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं वो। तो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और उसका डिस्क्रिप्शन या उसका फंक्शन दिया हुआ है। तो जो हमारी क्रॉप्स हैं, तो क्रॉप्स एक कंपोनेंट हो गई और इस कंपोनेंट का काम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, फंक्शन क्या है। तो ये जो है आपका कहीं ना कहीं आपके फार्मिंग सिस्टम का मेन इंटरप्राइज प्रोवाइडिंग फूड, फॉडर एंड इनकम, एग्जाम्पल सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स। तो जो आपकी क्रॉप्स है, जो आपकी फसल है, वो आपका
कहीं ना कहीं आपका एक मेन इंटरप्राइज है। तो भोजन, चारा और आय प्रदान करने वाला जो आपका मुख्य उद्यम है वो आपका कौन है? आपकी क्रॉप्स हैं। एग्जाम्पल की अगर हम इसकी बात करें तो जैसे आपका सीरियल्स है, अनाज है, आपका पल्सेज हैं, दालें हैं, और आपके जो ऑयल सीड्स हैं मतलब तिलहन है। तो ये आप तभी ग्रो कर सकते हैं जब आप डिफरेंट क्रॉप्स के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में अगर हम नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मेन फंक्शन आपका क्या है? प्रोवाइड्स मिल्क। ये क्या करता है? आपको दूध प्रोवाइड कराता है नियमित रूप से। कहीं ना कहीं ये क्या करता है? दूध प्रदान करने का काम करता है। मीट मतलब मांस प्रदान करने का काम करता है। मेन्योर खादें प्रदान करने का काम करता है। एंड ड्राफ्ट पावर, तो कहीं ना कहीं एक भार वहन शक्ति प्रदान करने का भी काम आपका लाइव स्टॉक करता है। एक्ट्स एज सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम, तो कहीं ना कहीं नियमित आय का स्रोत भी आपका है लाइव स्टॉक। इसके बाद हम नेक्स्ट कंपोनेंट पे आते हैं, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या करता है? इसका क्या फंक्शन है? प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या करते हैं? फलों का उत्पादन करते हैं, सब्जियों का उत्पादन करते हैं, वेजिटेबल्स फ्लावर्स का उत्पादन करते हैं, फूलों का प्रोडक्शन करते हैं फॉर न्यूट्रिशन एंड कैश इनकम। तो न्यूट्रिशन का मतलब है कहीं ना कहीं पोषण और नगद आय प्राप्त करने के लिए हम जिस कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं वो आपका क्या है? हॉर्टिकल्चर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नंबर 4, फॉरेस्ट्री ऑब्लिक एग्रो फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री ऑब्लिक एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब आपका क्या है? प्रोवाइड्स टिम्बर, फ्यूल वुड, फॉडर एंड सॉइल कंजर्वेशन बेनिफिट्स। तो फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू हम इमारती लकड़ियाँ, ईंधन के लिए लकड़ियाँ, चारा और मृदा संरक्षण लाभ प्रदान कर सकते हैं थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट्री के। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको कंपोनेंट है वो आपका क्या है? फिशरीज ऑब्लिक आपका एक्वाकल्चर। फिशरीज ऑब्लिक एक्वाकल्चर का मतलब क्या है? यूटिलाइजेज वाटर बॉडीज फॉर फिश एंड प्रॉन प्रोडक्शन, एड्स प्रोटीन एंड इनकम। तो फिशरीज और एक्वाकल्चर के थ्रू कहीं ना कहीं हम मछली और झींगा उत्पादन के लिए जल निकायों का उपयोग करते हैं, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है उनका हम प्रयोग करते हैं, और प्रोटीन और आय में वृद्धि करने का काम हम थ्रू फिशरीज एंड एक्वाकल्चर कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है एंसिलरी इंटरप्राइजेज। तो एंसिलरी इंटरप्राइजेज की अगर हम बात करें तो इसमें हम डिफरेंट इंटरप्राइजेज आपकी हो सकती हैं, जैसे आपका सेरीकल्चर है, एपीकल्चर है, मशरूम कल्टीवेशन है, एक्सेट्रा, प्रोवाइड एडिशनल इनकम सोर्सेज। तो रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती आदि जो आपके डिफरेंट इंटरप्राइजेज हैं ये क्या करते हैं? आपको अतिरिक्त आय प्रदान करने के लिए कहीं ना कहीं स्रोत प्रदान करने का काम करते हैं। तो ये जो सारे आपके कंपोनेंट्स हैं ये आपके बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स और जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कंपोनेंट्स की। तो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जो कंपोनेंट्स हैं, तो मानवीय और जो आर्थिक घटक हैं उसमें आपके कौन कौन से आते हैं? तो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उनका जो फंक्शन है वो दिया हुआ है। तो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आपके जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो आपका क्या है? ह्यूमन लेबर। तो ह्यूमन लेबर जो है उसका जो फंक्शन है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसका क्या है? फैमिली एंड हायर्ड लेबर फॉर फील्ड ऑपरेशंस, लाइव स्टॉक केयर एक्सेट्रा। तो जो ह्यूमन लेबर होते हैं वो क्या काम करते हैं? उनका फंक्शन क्या होता है? तो वो क्या करते हैं? खेत संचालन का काम करते हैं। जैसे जो खेत में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें हेल्प करने का काम करते हैं। पशुधन जो आपके पास होते हैं, जो आपके लाइव स्टॉक होते हैं, उनकी देखभाल करने में हम ह्यूमन लेबर्स का इस्तेमाल करते हैं। आदि के लिए परिवार और भाड़े पर जो भी लिए गए जो भी श्रमिक हैं वो इन दोनों जो आपके वर्क है, खेत संचालन, क्रॉप प्रोडक्शन और जो आपका लाइव स्टॉक है, उन सब में ये कहीं ना कहीं हेल्प करने का काम करते हैं। कैपिटल जैसे आपका पास जो भी पूंजी है, तो ये आपका कंपोनेंट है। आपका जो कैपिटल है वो आपका एक कंपोनेंट है और इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है? रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एक्सेट्रा। तो अगर आपके पास पूंजी है तो आप परचेज कर सकते हैं जो आप इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अब जैसे सीड्स का मतलब आपको बीज अगर खरीदना है, आपको उर्वरक खरीदना है, आपको कोई मशीनरी खरीदनी है, ऐसे इनपुट्स को खरीदने के लिए आप कहीं ना कहीं अपनी पूंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फार्म नंबर 3 आपका आता है फार्म मशीनरी एंड पावर। तो फार्म मशीनरी एंड पावर की अगर हम बात करें तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है?
ट्रैक्टर्स, इरिगेशन पंप्स एंड टूल्स इंक्रीज एफिशिएंसी। तो जो आपके पास ट्रैक्टर्स हैं, सिंचाई पंप हैं, इरिगेशन पंप्स हैं और जो उपकरण हैं कहीं ना कहीं वो आप क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं। अगर आपको मान लीजिए 1 हेक्टेयर एरिया मैनुअली लगाना है तो आप 1 हेक्टेयर के बदले में 8-10 हेक्टेयर, अगर आपके पास फार्म मशीनरी और पावर अवेलेबल है तो आप 8 से 10 हेक्टेयर लैंड का कल्टीवेशन ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नंबर 4, मैनेजमेंट स्किल डिसीजन मेकिंग। तो फार्मर्स एबिलिटी टू प्लान, इंटीग्रेट एंड मैनेज फार्म इंटरप्राइजेज इफेक्टिवली। तो कृषि उद्यमों की योजना बनाने, उन्हें प्रभावी ढंग से एकीकृत करने और प्रबंधित करने की किसान की जो दक्षता होती है वो कहीं ना कहीं उसके स्किल से और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर से ही आती है। तो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत ये आपके 4 कंपोनेंट्स आते हैं जिनके आपके डिफरेंट फंक्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर डी आपका आता है सोशियो इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल कंपोनेंट्स। तो सोशियो इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल कंपोनेंट्स का मतलब आपका है सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत घटक। तो ये जो सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत घटक हैं आपके फार्मिंग सिस्टम के, तो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और उनका डिस्क्रिप्शन या उनका जो फंक्शन है वो आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं आपका है मार्केट एक्सेस। तो मार्केट एक्सेस का मतलब आपका क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट्स फॉर इनपुट्स एंड आउटपुट्स डिटरमाइंस प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो आप प्रोड्यूस करते हैं किसी भी, आप डिफरेंट इंटरप्राइजेज एक लैंड पे या एक यूनिट पे लगाने का काम करते हैं, तो डिफरेंट आपके जो इंटरप्राइजेज होते हैं उनका जो आउटपुट आता है उसको आपको मार्केट कब ले जाना है, कैसे ले जाना है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट एक्सेस डिफाइन करने का काम करता है। और अगर आप टाइमली अपने प्रोड्यूस को मार्केट में ले जाके सेल करते हैं, बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका प्रॉफिट है वो आपका क्या होता है, इंक्रीज़ होता है और इससे आपका कहीं ना कहीं लाइवलीहुड भी आपका इंक्रीज़ होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका आता है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, जो आपका कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत आपका क्या आता है, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण, बिजली और संचार सुविधाएं भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका किसी भी फार्मिंग सिस्टम के लिए। तो अगर परिवहन आपका अच्छा होगा, भंडारण मतलब स्टोरेज अच्छा होगा, पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रोसेसिंग आप करते हैं वो अच्छा होगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होगी, संचार सुविधाएं अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी का स्तर है वो आपका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा और इससे जो आपका लाइवलीहुड है, जो आपका जीवन यापन प्रणाली है वो कहीं ना कहीं आपकी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। इसके बाद नंबर 3 हम बात करते हैं क्रेडिट एंड फाइनेंस की। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स, सब्सिडीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ऋण, सब्सिडी और वित्तीय सेवाओं की जो उपलब्धता है वो भी एक फार्मिंग सिस्टम के लिए, एक फार्मर के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं, जो रूरल लाइवलीहुड है, वो इससे अच्छे से अच्छा इनकम जनरेट करने का काम करते हैं। इसके बाद नंबर 4 आता है एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, प्रोवाइड्स नॉलेज, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज़। अगर आपके पास एक्सटेंशन और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ या सर्विसेज अवेलेबल हैं तो आप कहीं ना कहीं जो आपके फार्मर्स हैं उसको अच्छा आप नॉलेज दे सकते हैं, एक इनोवेटिव थिंग आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ दे के आप कहीं ना कहीं पर यूनिट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और जो आपका सस्टेनेबिलिटी है या जो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको आप मजबूत करने का काम कर सकते हैं, अच्छा करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। तो स्कीम्स फॉर इरिगेशन, इंश्योरेंस, एमएसपी एक्सेट्रा दैट सपोर्ट फार्मर्स। तो डिफरेंट इरिगेशंस के लिए आपकी स्कीम्स आती हैं, जैसे आपका सिंचाई है, बीमा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है आदि। जो आपकी योजनाएं हैं जो किसानों को सहायता प्रदान करने में बहुत ही ज़्यादा
हेल्पफुल हैं। इससे क्या होता है, फार्मर कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करता है और जो अपना लाइवलीहुड है उसको भी इम्प्रूव करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वेस्ट रिसाइकलिंग कंपोनेंट्स। तो अपशिष्ट पुनर्चक्रण घटक। तो अपशिष्ट पुनर्चक्रण घटक की अगर हम बात करते हैं, ये अभी आपका एक फार्मिंग सिस्टम का एक घटक है, एक कंपोनेंट है। तो वेस्ट रिसाइकलिंग कंपोनेंट्स के अंतर्गत आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे नंबर 1 है आपका क्रॉप रेजिड्यूज़। तो क्रॉप रेजिड्यूज़ का जो आपका डिस्क्रिप्शन है, जो इसका फंक्शन है, क्रॉप रेजिड्यूज़ क्या करते हैं, यूज्ड एज लाइव स्टॉक फीड और कंपोस्टेड फॉर सॉइल फर्टिलिटी। तो जो भी आपका क्रॉप आफ्टर हार्वेस्ट, जो भी आपका क्रॉप रेजिड्यू बचता है, उसको पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या मिट्टी की उर्वरता के लिए खाद के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। तो हम लाइव स्टॉक के लिए एज अ फीड, एज ए चारे के रूप में भी हम क्रॉप रेजिड्यूज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे जो आपका क्रॉप रेजिड्यू बनता है उससे हम कहीं ना कहीं कंपोस्ट भी बना सकते हैं, खाद भी बना सकते हैं, और खाद को हम अपनी लैंड में, सॉइल में इस्तेमाल करके उसका जो फर्टिलिटी स्टेटस है, जो उसकी उर्वरता है, उसको बढ़ाने का काम कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन हम गेन कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है आपका एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट में आपका आता है मैन्योर और डंग। तो मैन्योर और डंग की अगर हम बात करें, रिसाइकल्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड एनर्जी बायोगैस। तो जैविक उर्वरक, तो जो भी आपका एनिमल वेस्ट होता है उसको एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं, या हम इसको, इससे जो आपका गोबर की खाद होती है उससे हम लोग जो गोबर की खाद, काऊ डंक होता है, उससे हम लोग बायोगैस का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। और बायोगैस का इस्तेमाल हम अपना जो भी डिफरेंट डोमेस्टिक चीज़ें होती हैं उसमें करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है एनर्जी फ्लो सिस्टम। एनर्जी फ्लो सिस्टम का मतलब क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक बायोगैस, सोलर एंड विंड। तो एनर्जी फ्लो सिस्टम का मतलब क्या है, आप बायोगैस का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, पवन जैसे नवीनीकरणीय जो आपके ऊर्जा स्रोत हैं उनका उपयोग करके आप डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करने का काम कर सकते हैं, जो कि आपके रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। मतलब इनको आप बार बार प्रोड्यूस करने का काम कर सकते हैं। जैसे आपका बायोगैस है, आपके ऑन फार्म आपका गोबर होता है, गोबर से आप बायोगैस जनरेट करने का काम कर सकते हैं। सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का मतलब जो भी आपकी सोलर लाइट है उससे आप सौर ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं। आपका विंड है, विंड से आप पवन शक्ति जनरेट कर सकते हैं और अपने डिफरेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में उसका उपयोग कर सकते हैं। इंटरैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। तो अगर हम घटकों की परस्पर क्रिया की बात करते हैं, तो घटकों की अगर परस्पर क्रिया की बात करते हैं तो ऑल कंपोनेंट्स आर इंटरलिंक्ड। तो जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो सबसे पहला आपका है क्रॉप्स प्रोवाइड फॉडर फॉर लाइव स्टॉक। तो आपका जो क्रॉप है, लाइव स्टॉक है, ये आपका जो इंटरप्राइज है, ये डिफरेंट इंटरप्राइजेज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। तो जो फसलें होती हैं वो क्या करती हैं, आपके जो पशु हैं, जो जानवर हैं, लाइव स्टॉक के लिए चारा प्रदान करने का काम करती हैं। तो दो आपकी इंटरप्राइज हैं और दोनों आपकी एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। लाइव स्टॉक प्रोवाइड्स मैन्योर टू क्रॉप्स। तो जो आपका जानवर होता है उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, तो जो जानवर है, जो आपका लाइव स्टॉक है, वो क्या करता है, आपको खाद देने का काम करता है और उस खाद का इस्तेमाल आप क्रॉप प्रोडक्शन में करते हैं। तो पशुधन फसलों को खाद प्रदान करने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है वेस्ट रिसाइकलिंग इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी। जो भी आपका फार्म पे वेस्ट होता है उसको आप मिट्टी में उपयोग करते हैं और वो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति इम्प्रूव करने का काम करता है। वाटर एंड लैंड इंटीग्रेट्स ऑल एंटरप्राइजेज। तो जल और भूमि सभी उद्यमों को एकीकृत करने का काम करते हैं, इंटीग्रेट करने का काम करते हैं। दिस इंटीग्रेशन मेक्स द सिस्टम सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट। तो
जो आपका इंटीग्रेशन है, आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन है, वो क्या करता है, यह एकीकरण प्रणाली को टिकाऊ और कुशल बनाने का काम करता है। मतलब कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन होता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है आपके डिफरेंट इंटरप्राइजेस का। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स। अभी तक हम बात कर रहे थे फार्मिंग सिस्टम की, फार्मिंग सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स की। अब हम बात करते हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की। तो जो कृषि आधारित आजीविका प्रणालियां हैं उसका अर्थ क्या होता है, तो अ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज that rural households undertake to secure their income, food, employment and overall well-being। तो जो कृषि आधारित आजीविका प्रणाली है, तो कहीं ना कहीं कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के संयोजन को संदर्भित करने का काम करता है या दिखाने का काम करता है। जो ग्रामीण परिवारों की जो आय होती है, उनका जो भोजन है, उनके लिए जो रोजगार है और उनका जो समग्र विकास है, समग्र जो कल्याण है, उसको सुनिश्चित करने का काम करता है। कौन करता है? आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, जिसको हम लोग कृषि आधारित आजीविका प्रणाली भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है? ये आय, भोजन, रोजगार और समग्र विकास या समग्र कल्याण सुनिश्चित करने का काम करता है। इट इंक्लूड्स बोथ फार्म बेस्ड एंड ऑफ फार्म कंपोनेंट्स लिंक्ड टू एग्रीकल्चर। तो ये क्या करता है? इसमें कृषि से जुड़ी कृषि से जितने भी आपके एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, जितने भी आपके फार्म बेस्ड हैं या जितने भी आपके एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं या कृषि आधारित हुए हैं या कृषि से बाहर, दोनों घटक आपके कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। मतलब आपके फार्म बेस्ड एंड ऑफ फार्म कंपोनेंट्स लिंक्ड टू एग्रीकल्चर। तो आपके कृषि आधारित और कृषि के बाहर जितने भी आपके घटक हैं, ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होते हैं और आपका जो लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव करने का काम करते हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स। तो हम अगर बात करें कृषि आधारित आजीविका प्रणाली के जो प्रमुख घटक हैं वो आपके कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो घटक है आपका फार्म बेस्ड कंपोनेंट्स। तो कृषि आधारित घटक सबसे पहला आपका कौन सा घटक हो गया? फार्म बेस्ड कंपोनेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑफ फार्म कंपोनेंट्स, मतलब कृषि वाह्य घटक। मतलब आपका फार्म से अलग आपके जो भी आपके वाह्य घटक हैं वो आपके ऑफ फार्म घटक आ जाएंगे। फिर नॉन फार्म कंपोनेंट्स। तो नॉन फार्म कंपोनेंट्स मतलब गैर कृषि घटक, ये आपके नॉन फार्म कंपोनेंट्स के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका आता है नंबर डी, सपोर्ट एंड इंस्टीट्यूशनल कंपोनेंट्स। सहायक और जो आपके संस्थागत घटक हैं वो भी आपके फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स के अंतर्गत आ जाएंगे। ये भी आपके कंपोनेंट हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स के। इसके बाद लास्ट जो आपका कंपोनेंट है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का, वो आपका कौन सा है? लाइवलीहुड असेट्स। तो लाइवलीहुड असेट्स मतलब जो आपकी आजीविका परिसंपत्तियां हैं वो आपकी कितनी हैं? आपके 5 कैपिटल्स फ्रेमवर्क्स हैं। तो कहीं ना कहीं 5 आपके पूंजी ढांचा हैं। तो ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं ये सारे के सारे आपके फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स के हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्म बेस्ड कंपोनेंट्स की। तो फार्म बेस्ड कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, कृषि आधारित अगर हम घटक की बात करें, तो ये क्या है? दीज आर द कोर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ प्रोवाइडिंग फूड एंड इनकम। तो ये मुख्य कृषि गतिविधियां हैं जो भोजन और आय प्रदान करने का काम करती हैं, भोजन और आय प्रदान करती हैं। तो फार्म बेस्ड कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो एक तरफ आपका कंपोनेंट है, एक तरफ उसका आपका फंक्शन है। तो फार्म बेस्ड कंपोनेंट्स आपका कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है आपका क्रॉप कल्टीवेशन। तो क्रॉप कल्टीवेशन का मेन मतलब क्या है? इस क्रॉप कल्टीवेशन हम क्यों करते हैं? तो प्रोडक्शन ऑफ स्टेपल फूड एंड ईच क्रॉप्स फॉर सब्सिस्टेंस एंड सेल। तो कहीं ना कहीं क्रॉप प्रोडक्शन हम इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपना जीविका चला सकें और कहीं ना कहीं बिक्री के लिए मुख्य खाद्यान्न एवं जो आपकी नकदी फसलें होती हैं जिसको हम लोग कैश क्रॉप बोलते हैं,
कैश क्रॉप्स का भी कहीं ना कहीं हम प्रोडक्शन कर सकें थ्रू क्रॉप कल्टीवेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है आपका लाइव स्टॉक रियरिंग। तो डेयरी, पोल्ट्री, गोट्स एंड पिग्स प्रोवाइड इनकम, न्यूट्रिशन एंड मैन्योर। तो जब हम लाइव स्टॉक रियरिंग करते हैं तो उसमें हम लोग डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन, शुअर पालन आदि जैसे काम करते हैं, और इन सब का पालन करने के बाद कहीं ना कहीं हम एडिशनल इनकम जनरेट करते हैं, और जो अपना न्यूट्रिशन है उसको भी इम्प्रूव करने का काम करते हैं, और इनसे जो भी बाई प्रोडक्ट निकलते हैं उसको हम एज अ मेन्योर अपने क्रॉप प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने का काम करते हैं। इसके बाद आपका आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या करते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स इन्हांस न्यूट्रिशन एंड प्रोवाइड हाई रिटर्न्स। तो फल, सब्जियां और फूल पोषण बढ़ाते हैं। तो अगर हम इन तीनों को इंटीग्रेट करते हैं, फल, सब्जियां और फूल, तो कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन बढ़ाने का काम करते हैं और उच्च लाभ प्रदान करने का काम करते हैं। इसके बाद नंबर 4 आपका जो कंपोनेंट है फिशरी एक्वाकल्चर। फिशरी और एक्वाकल्चर में आपका क्या आता है? प्रोवाइड्स प्रोटीन रिच फूड एंड इनकम स्पेशली इन वाटर रिच रीजन्स। तो ये फिशरी एक्वाकल्चर क्या करता है? यह प्रोटीन युक्त भोजन और आपको आय प्रदान करने का काम करता है, विशेष रूप से जो जहाँ पर आपके जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जहाँ पर आपका जल एफिशिएंटली अवेलेबल है, उन एरियाज़ में इस कंपोनेंट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एग्रोफॉरेस्ट्री सिल्वी पॉस्चर। तो इसकी अगर हम बात करें, कंबाइंस ट्रीज, क्रॉप्स एंड ग्रासेस फॉर मल्टीपल आउटपुट्स एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो एग्रोफॉरेस्ट्री और सिल्वी पॉस्चर के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? बहुविध परिणामों और मृदा संरक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं? सॉइल कंजर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं? पेड़ों, जो आपके ट्रीज होते हैं, पेड़, क्रॉप्स, फसलों और जो आपकी ग्रासेस होती हैं, उनको संयोजित करके एक साथ उगाने का काम करते हैं। इससे कहीं ना कहीं हम मृदा संरक्षण का भी काम करते हैं। सबसे लास्ट कंपोनेंट है आपका सेकेंडरी इंटरप्राइजेज। अगर हम इसमें सेकेंडरी इंटरप्राइजेज की बात करें तो आपका सेरीकल्चर, बी कीपिंग, मशरूम कल्टीवेशन एक्सेट्रा फॉर डाइवर्सिफिकेशन। तो विविधीकरण के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती आदि इंटरप्राइजेज करने का काम करते हैं। इसके बाद फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में आपका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है आपका ऑफ फॉर्म कंपोनेंट। तो ऑफ फॉर्म कंपोनेंट्स का मतलब है दीज आर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर बट नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन। तो ये कृषि से संबंधित आय उत्पादक गतिविधियां हैं, लेकिन सीधे उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो ऑफ फार्म कंपोनेंट्स जो हैं आपके वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आपका जो कंपोनेंट है आपका एग्रीकल्चरल लेबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेज लेबर बोलते हैं, वेज वर्क बोलते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? वर्किंग ऑन अदर्स फार्म्स फॉर डेली और सीजनल वेजेस। तो दैनिक या मौसमी मजदूरी के लिए दूसरों के खेतों पर जो काम करते हैं उसको हम लोग एग्रीकल्चरल लेबर या वेज वर्कर भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है नंबर 2 एग्रो प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। तो एग्रो प्रोसेसिंग और जो ये आपका एग्रो प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन जो कंपोनेंट है, इसका जो फंक्शन है ये क्या करता है? ये मिल्क प्रोसेसिंग, ऑयल प्रोसेसिंग, राइस मिलिंग एक्सेट्रा टू ऐड वैल्यू एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये एग्रो प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन जो आपका है ये क्या करता है? ये दूध प्रसंस्करण, जिसको हम लोग मिल्क प्रोसेसिंग बोलते हैं, ऑयल प्रेसिंग का मतलब तेल निकालना, राइस मिलिंग मतलब चावल निकालना आदि से मूल्य और रोजगार में वृद्धि करने का काम करता है। तो एग्रो प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन कंपोनेंट्स के थ्रू कहीं ना कहीं हम जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और रोजगार भी जनरेट करने का काम हम एग्रो प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट कंपोनेंट इनपुट सप्लाई एंड मार्केटिंग। इनपुट सप्लाई एंड मार्केटिंग का मतलब क्या है? सेलिंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स और मैनेजिंग लोकल मार्केट्स। तो इनपुट सप्लाई एंड मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं? सेलिंग सीड्स।
तो बीज को कहीं ना कहीं जो स्थानीय बाज़ार हैं उनमें हम सेल करने का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का मतलब है हम उर्वरक बेचने का भी काम करते हैं। और मैनेजिंग लोकल मार्केट्स, और जो आपकी लोकल मार्केट्स हैं उनको भी एक जो सप्लाई चेन बनाने का काम होता है, जो प्रबंधन करने का काम होता है, वो भी हम इसके थ्रू करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नॉन फार्म कंपोनेंट्स। तो गैर कृषि घटक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें आपका क्या आता है, एक्टिविटीज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर बट हेल्प सस्टेन रूरल लाइवलीहुड। तो ऐसी गतिविधियां जो सीधे कृषि से संबंधित नहीं हैं, मतलब डायरेक्टली रिलेट नहीं करती हैं आपका एग्रीकल्चर को, लेकिन जो आपका रूरल लाइवलीहुड है, जो आपका ग्रामीण आजीविका है, उसको हेल्प करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। तो अगर हम नॉन फार्म कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है आपका रूरल क्राफ्ट्स या हैंडीक्राफ्ट्स। तो अगर रूरल क्राफ्ट्स मतलब ग्रामीण शिल्प या हस्तशिल्प की अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्य फंक्शन है वो आपका क्या है, मेकिंग बास्केट्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेकिंग बास्केट्स मतलब टोकरियाँ बनाते हैं, पॉटरी मतलब जो मिट्टी के बर्तन हैं वो बनाते हैं, मैट्स मतलब चटाई आदि, ये सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। और इन सब की मार्केटिंग करके हम कहीं ना कहीं नॉन फॉर्म कंपोनेंट से इनकम जनरेट करने का काम करते हैं और अपनी जो आजीविका है उसको हम अच्छा करने का काम करते हैं। स्मॉल बिजनेस एंड ट्रेड, तो लघु व्यवसाय एवं व्यापार भी आपका नॉन फॉर्म कंपोनेंट्स के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, शॉप्स, ट्रांसपोर्ट, टेलरिंग, रिपेयर वर्क्स, तो दुकानें, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल बिजनेस में आप एक कोई दुकान खोल सकते हैं, परिवहन किसी आप परिवहन कर सकते हैं, सिलाई का मतलब आप टेलरिंग का मतलब आप सिलाई कढ़ाई का काम कर सकते हैं, और रिपेयरिंग वर्क्स, डिफरेंट आपके मशीन्स होते हैं या डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी मरम्मत का काम करके भी आप कहीं ना कहीं इनकम जनरेट करने का काम कर सकते हैं और अपनी आजीविका को चला सकते हैं। इसके बाद नॉन फॉर्म कंपोनेंट्स जो आपका नेक्स्ट है, एम्प्लॉयमेंट इन सर्विसेज माइग्रेशन, तो सेवाओं में रोजगार और प्रवास में भी हम लोग रोजगार देने का काम करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स, तो एग्रीकल्चर से हटके भी जो आपकी गैर कृषि नौकरियां होती हैं वो सीजनल माइग्रेशन फॉर इनकम, तो आय के लिए कहीं ना कहीं हम मौसमी प्रवास करते हैं, हम अपने गांव से हटकर दूसरी जगह पर जाकर नौकरी करते हैं, वहाँ से भी इनकम जनरेट करने का भी काम हम लोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट का आता है सपोर्ट एंड इंस्टीट्यूशनल कंपोनेंट्स, तो सहायता और संस्थागत जो आपके घटक हैं उनमें आपके कौन कौन से आते हैं, तो दीज क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट, ये आजीविका सुधार के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करने का काम करते हैं। कौन, सपोर्ट एंड इंस्टीट्यूशनल कंपोनेंट्स जो भी होते हैं। तो ये आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो आपका कंपोनेंट है सोशल नेटवर्क्स, कोऑपरेटिव्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो सोशल नेटवर्क का मतलब सामाजिक जो भी आपका नेटवर्क है, कोऑपरेटिव्स का मतलब जो भी आपकी सहकारी समितियां हैं और जो भी आपके स्वयं सहायता समूह हैं। तो ये आपके क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, फैसिलिटेट कलेक्टिव एक्शंस, क्रेडिट एक्सेस एंड मार्केटिंग। तो ये कहीं ना कहीं जितने भी आपके ये ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, ये सामूहिक कार्रवाई करते हैं, मतलब ये डिफरेंट आपके ग्रुप्स बनाते हैं और एक ग्रुप में काम करने का काम करते हैं। तो ऋण पहुंच, अगर आपको ऋण भी देना है तो आप इन्हीं ग्रुप्स को देंगे और ये ग्रुप आपके डिफरेंट कोई प्रोडक्ट एक सामूहिक रूप से बनाने का काम करते हैं। क्रेडिट एक्सेस, क्रेडिट भी हम इनको देने का काम करते हैं और इनसे प्रोडक्ट लेके हम कहीं ना कहीं उसको मार्केटिंग करते हैं और मार्केटिंग करके हम कहीं ना कहीं इनकम जनरेट करने का काम करते हैं और हम एम्प्लॉयमेंट देने का भी काम करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड क्रेडिट, तो वित्तीय संस्थान और ऋण। तो सपोर्ट एंड इंस्टीट्यूशनल कंपोनेंट्स में आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड क्रेडिट भी आता है। तो इसमें आपके जैसे बैंक्स हैं, आपके माइक्रो फाइनेंस एंड कोऑपरेटिव्स फॉर इन्वेस्टमेंट। तो निवेश के लिए जो हम कहीं ना कहीं जब ऋण लेने जाते हैं तो निवेश के लिए आपके जो बैंक हैं या जो आपकी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या आपकी जो सहकारी समितियां हैं वो आपको वित्तीय सहायता देने का काम करती हैं
लोन देने का काम करती हैं, जिससे आप कोई भी एंटरप्राइज़ या कोई भी बिज़नेस चला सकते हैं और उससे आप इनकम जनरेट करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन सर्विसेज एंड एनजीओज़, विस्तार सेवाएं और गैर सरकारी संगठन। एनजीओज़ का मतलब है आपका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये क्या करते हैं, एक्सटेंशन सर्विसेज आपकी क्या करती हैं, ये प्रोवाइड ट्रेनिंग, ये आपको प्रशिक्षण देती हैं, इनोवेशंस नवाचार एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रदान करने का काम करते हैं आपके एक्सटेंशन सर्विसेज और जो आपके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं, जो आपकी सरकारी योजनाएं होती हैं, सरकारी योजनाएं जैसे आपका मनरेगा हुआ, आपका पीएम किसान हुआ, क्रॉप इंश्योरेंस हुआ एंड लाइवलीहुड मिशंस। तो कहीं ना कहीं ये जितनी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ये हमको एक ग्रामीण स्तर पर कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम करती हैं, रोज़गार देने का काम करती हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम अपने ग्रामीण स्तर पर अपनी आजीविका को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। इसके बाद आपका आता है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो सपोर्ट एंड इंस्टीट्यूशनल कंपोनेंट्स के अंतर्गत हम कहीं ना कहीं एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का भी काम कर सकते हैं। इन्हेंस कैपेसिटी फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड इनोवेशन। तो विविधीकरण और नवाचार की क्षमताओं को भी आपके डिफरेंट सपोर्ट एंड इंस्टीट्यूशनल कंपोनेंट्स के थ्रू इम्प्रूव किया जा सकता है, जिसके हम कहीं ना कहीं अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब डिफरेंट इंटरप्राइजेस को चला के कहीं ना कहीं हम रोज़गार जनरेट कर सकते हैं और रूरल लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सकते हैं। लिंक बिटवीन फार्मिंग सिस्टम्स एंड लाइवलीहुड सिस्टम्स। तो कृषि प्रणाली और आजीविका प्रणाली के बीच आपका क्या संबंध है, इसको लेकर हम इसमें बात करेंगे। तो आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, आपका फार्मिंग सिस्टम और फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम आपका दिया हुआ है। तो एस्पेक्ट्स की बात करें, अगर पहलू की बात करें, तो जो फोकस है आपका फार्मिंग सिस्टम का और फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का, तो फोकस आपका फार्मिंग सिस्टम मेनली किस पे फोकस करता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉप्स, लाइव स्टॉक एंड अदर इंटरप्राइजेज। तो जो आपकी फसलें हैं, जो आपका पशुधन है और जो आपके अन्य उद्यम हैं, जो आपकी अदर इंटरप्राइजेज हैं, उनको इंटीग्रेट करने का काम कौन करता है, आपका फार्मिंग सिस्टम, आपका कृषि प्रणाली। इसके बाद जो आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है, कृषि आधारित आजीविका प्रणाली है, वो किस पे फोकस करता है, वो फोकस करता है हाउस होल्ड इनकम एंड वेलबींग पर। मतलब कैसे एक जो आपका हाउस होल्ड है, आपका एक फैमिली है, आपका जो एक घर है, उसकी कैसे इनकम को इंक्रीज़ किया जाए और कैसे उनके कल्याण में कौन कौन सी चीज़ें की जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो आपका लाइवलीहुड है, जो आपकी आजीविका है, जो कृषि आधारित आजीविका है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वो है आपका ऑब्जेक्टिव। तो जो फार्मिंग सिस्टम का जो आपका उद्देश्य है वो क्या है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड रिसोर्स यूज़। तो सतत उत्पादन और संसाधन उपयोग। तो जितने भी आपके ऑन फार्म जितने भी आपके रिसोर्स अवेलेबल हैं, उनका एक सस्टेनेबल वे में उनका उपयोग करना और जितने भी संसाधन हैं वो कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट भी यूज़ करें और जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए भी बचा कर रखना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। तो सस्टेनेबल वे में जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग ही आपका मेन ऑब्जेक्टिव है फार्मिंग सिस्टम का। इसके बाद फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है, उसका उद्देश्य क्या है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी। तो कहीं ना कहीं सतत आजीविका और खाद्य सुरक्षा। तो कहीं ना कहीं जो आपका एक टिकाऊपन में कहीं ना कहीं आपकी आजीविका भी बने रहे और कहीं ना कहीं आपकी खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे, मतलब एक टिकाऊपन में आपका भोजन भी मिलता रहे और आपकी आजीविका रूरल लाइवलीहुड है वो अच्छे से चलती रहे। तो ये ऑब्जेक्टिव है आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का। कंपोनेंट्स की बात करें तो जो फार्मिंग सिस्टम के अभी कंपोनेंट्स आप लोगों ने पढ़े, नेचुरल, बायोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड रिसाइकलिंग एलिमेंट्स। तो प्राकृतिक, जैविक, आर्थिक और पुनर्चक्रण जो आपके तत्व हैं, ये आपके फार्मिंग सिस्टम के क्या हैं, घटक हैं, कंपोनेंट हैं। अब हम बात करते हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स के घटक हैं, जैसे आपका फार्म, नॉन फार्म,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। तो ये आपके फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि, गैर कृषि, वित्तीय और संस्थागत कारक ये आपके फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के घटक हैं। आउटकम की बात करें तो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, उत्पादकता, दक्षता और स्थिरता ये फार्मिंग सिस्टम का आउटकम है। इनकम, एम्प्लॉयमेंट, रिसाइलेंस एंड जो भी ये चीज़ें हैं ये आपकी हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है उसका ये आपका क्या है आउटकम है। अब हम सारांश की अगर बात करें, समरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सिस्टम है, सिस्टम दिया हुआ है, मेन कंपोनेंट दिया है, गोल दिया हुआ है। तो फार्मिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं फार्मिंग सिस्टम के, कृषि प्रणाली के मेन सिस्टम आपके कौन कौन से हैं, मुख्य कंपोनेंट्स आपके कौन कौन से हैं, मुख्य घटक कौन कौन से हैं। आपका लैंड है, वाटर है, क्रॉप्स है, लाइव स्टॉक है, हॉर्टिकल्चर है, मशीनरी है, लेबर है, रिसाइकलिंग। तो कृषि, जल, फसलें, पशुधन, बागवानी, मशीनरी, श्रम ये कहीं ना कहीं आपके सारे फार्मिंग सिस्टम के आपके क्या हैं कंपोनेंट्स हैं, कृषि प्रणाली के कंपोनेंट्स हैं। इनका गोल क्या है, इनका लक्ष्य क्या है, एफिशिएंट रिसोर्स यूज़ एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन। तो कुशल संसाधन उपयोग करना और कहीं ना कहीं अपने उत्पादन में, अपने प्रोडक्शन में एक टिकाऊपन, एक सस्टेनेबिलिटी बनाए रखना, ये आपका मेन लक्ष्य है आपका कृषि प्रणाली का या फार्मिंग सिस्टम का। इसके बाद नेक्स्ट हम सिस्टम की अगर बात करें तो जो नेक्स्ट आपका सिस्टम है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, कृषि आधारित आजीविका प्रणाली। इसके कंपोनेंट्स की, मेन कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो फार्म प्लस ऑफ फार्म प्लस नॉन फार्म एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एंड सोशल असेट्स। तो कृषि, गैर कृषि गतिविधियां और वित्तीय सामाजिक जो आपकी परिसंपत्तियां हैं, असेट्स हैं, आपका कैपिटल है, वो आपका मेन कंपोनेंट है आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स का। अगर हम फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, कृषि आधारित आजीविका प्रणाली का गोल, उसके लक्ष्य की अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल इनकम। सस्टेनेबल इनकम का मतलब ये है कि आपका ईयर अराउंड कहीं ना कहीं इनकम आपकी बनी रहे, मतलब आपके 365 डेज आपकी इनकम कहीं ना कहीं से आती रहे। ये फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का कहीं ना कहीं लक्ष्य है, उद्देश्य है। एम्प्लॉयमेंट, ईयर अराउंड आपका कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी बना रहे, आपका रोजगार भी मिलता रहे। एंड इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड, तो स्थायी आय, रोजगार और जो आपका बेहतर जीवन स्तर, मतलब आपका जो जीवन स्तर है उसको बेहतर करना ही आपका मेन लक्ष्य है, मेन उद्देश्य है आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का, कृषि आधारित आजीविका प्रणाली का मेन लक्ष्य, मेन उद्देश्य है आपका स्थायी आय, रोजगार और आपके जीवन स्तर को इम्प्रूव करना, अच्छा बनाना। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.